हेलो फ्रेंड्स, जॉनी सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं 10th क्लास का हिंदी का पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा। ये आपका चैप्टर हो गया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सबसे पहले हम लोग इनके लेखक के बारे में बात करेंगे। लेखक महोदय हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहले इनकी जानकारी ले लेते हैं। इनकी जानकारी ले लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा में। ठीक है, पढ़ के मैं आपको सुनाऊंगा। बीच में जो समझाने वाली बात होगी उन्हें मैं आपको समझाऊंगा। यदि आपको समझने में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे और हम उसका हल आपको बताएंगे। ठीक है, और आगे जो है चलिए पढ़ते हैं। इससे पहले हम लाइव क्लास भी चला रहे थे, कुछ कारणों से लाइव क्लास अभी बंद है, तो जल्दी ही शुरुआत हो जाएगी लाइव क्लास की भी। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? महू गांव का नाम है और ये मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, मतलब कि मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, ये एक दलित परिवार से थे। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। सुपठित मतलब बहुत अच्छे पढ़े लिखे विद्वानों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश अर्थात बड़ौदा के राजा के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन गए। ठीक है, मतलब ये उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए? पहले न्यूयॉर्क गए जो कि अमेरिका में है, फिर लंदन गए जो कि इंग्लैंड में है। क्यों गए? तो उच्चतर शिक्षा के लिए। ठीक है, क्यों गए? उच्चतर शिक्षा के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। मतलब इसका क्या हुआ कि ये सुपठित, आपको मैंने बता दिया कि बहुत पढ़े लिखे जनों में से एक थे। ठीक है, बात इतना ही नहीं है, ये इतिहास की भी जानकारी बहुत सुंदर रखते थे। ठीक है, इन्हें इतिहास की भी जानकारी बहुत अच्छी थी। ये विधिवेत्ता थे, मतलब कानून की भी जानकारी इन्हें बहुत अच्छी थी। कानून की भी पढ़ाई इन्होंने करी थी। ठीक है, अर्थशास्त्र की भी पढ़ाई इन्होंने करी थी। समाज शास्त्र की भी पढ़ाई इन्होंने करी थी। ठीक है, कुल मिलाकर बहुत अच्छे शिक्षाविद थे। ठीक है, धर्म के पर भी ये अपना व्याख्यान देते थे। स्वदेश में कुछ समय इन्होंने वकालत भी की थी। स्वदेश मतलब हुआ अपना देश। अपने भारत में इन्होंने कुछ समय तक वकालत भी किए थे। ठीक है, ये वकालत भी किए थे। ठीक है, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। ठीक है, कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किसके लिए प्रयास किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किसके लिए प्रयास किया? समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने किसके लिए? अछूत के लिए, जिन्हें हम लोग अछूत समझते हैं। ठीक है ना, हरिजन कोटा जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, जिन्हें हम लोग अछूत समझते हैं, उनके लिए। स्त्रियों के ऊपर जो भी पहले से भ्रष्टाचार, अत्याचार कह लीजिए, भ्रष्टाचार नहीं, अत्याचार कह लीजिए, स्त्री के ऊपर जो पौराणिक कालों से जो अत्याचार होते
आ रहा था, उनमें से बहुत अत्याचार के विरोध में इन्होंने आवाज़ उठाया। ठीक है, मजदूरों को उनका मानवीय अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने बहुत अथक प्रयास किया। ठीक है, इनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। ठीक है, उनके चिंतन अर्थात इनका जो चिंतन और रचनात्मकता, मतलब ये जो भी सोचते थे और जो भी रचना करते थे, ठीक है ना, उनकी जो प्रेरणा इनको मिली थी, वो प्रेरणा किन किन से मिली थी? तो 1 नंबर में बुद्ध, दूसरा कबीर और तीसरा ज्योतिबा फुले। ये 3 व्यक्ति आपको ऐसे हैं जिनके वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रेरणा मिली और उस प्रेरणा के बल पर इन्होंने समाज और राजनीति में बहुत हद तक काम किया। ठीक है, एक बुद्ध, दूसरा कबीर और तीसरा ज्योतिबा फुले। ठीक है, इन तीनों से इन्हें क्या मिलता था? इन तीनों से इन्हें मिलता था प्रेरणा, मिलती थी प्रेरणा। ठीक है, प्रेरणा मिलती थी, उस प्रेरणा के बल पर ये चिंतन करते थे और बहुत सारे रचनात्मक कार्य करते थे। भारत के संविधान निर्माण में इनकी अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की महती भूमिका, मतलब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है, और एकनिष्ठ समर्पण के लिए इन्हें जाना जाता है। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का हमारे देश भारत के संविधान निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, और एकनिष्ठ समर्पण है। ठीक है, इनके एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही आज हम भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। किनको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को जो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है, आज इनके एकनिष्ठ समर्पण और हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत अहम भूमिका के वजह से ही आज इन्हें भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। ठीक है, चलिए ये आपका ऑब्जेक्टिव के लायक ये 2 बातें हैं। ठीक है, एक इनका जन्म, ठीक है, इनके जन्म के बारे में आप याद कर लेंगे। इनका जन्म महू में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। और इनका जो मृत्यु हुआ है, महू कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। और इनकी जो मृत्यु हुई है वो कब हुई है? इनकी मृत्यु दिसंबर 1956 में। तारीख इसमें डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हुई। 1891 में जन्म लिए थे, 1956 में इनकी मृत्यु हो गई। ये 2 क्वेश्चन निश्चित ही आ सकता है। ठीक है, आपके एग्जाम में हिंदी के परीक्षा में आपका ऑब्जेक्टिव में ये निश्चित ही आ सकता है कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था और इनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। इस दोनों में से कोई भी एक निश्चित ही आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि बाबा साहेब ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी। एक तो आपको हो गया द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, एक पुस्तक आपका ये हो गया। दूसरा पुस्तक आपका हुआ जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, दूसरे पुस्तक का नाम। तीसरे पुस्तक का नाम द अनटचेबल्स हु आर दे। ठीक है, और चौथा पुस्तक है हु आर सुद्राज। पांचवा है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। ठीक है, बुद्धा एंड हिज धम्मा। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, कितना बुक हो गया आपका? ठीक है, ये आपका 1 हो गया। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पुस्तकें हैं। इन 11 पुस्तक के नाम आपको याद रखने होंगे। कौन सा पुस्तक ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कहना मुश्किल है। ठीक है, पुस्तक नहीं आएगा, इसका क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, कंफ्यूज्ड नहीं होना है।
अंबेडकर साहब के द्वारा जो भी पुस्तकें लिखी गई थी उनका नाम मैंने आपको बताया। इन सभी को याद रखना है, इनमें से कोई भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इनका संपूर्ण वाङ्मय जो है वह बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में, ठीक है, प्रकाशित हो चुका है। अभी जो हम लोगों का पाठ है, यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेत्ता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। इस आलेख को हम लोग अभी 1-2 मिनट के बाद पढ़ेंगे। थोड़ा इस चीज को आपको हम विश्लेषण कर देते हैं आपको कि यह जो अभी हमारा जो चैप्टर आने वाला है, ये देख लीजिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये जो आपको चैप्टर आ रहा है, ठीक है, इस चैप्टर के बारे में बताया गया है कि एक बार 1936 ईस्वी में, कब? 1936 ईस्वी में लाहौर में जाति पाति तोड़क मंडल पर एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, सम्मेलन होना था। उसी सम्मेलन में, उस सम्मेलन का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव साहब को बनाया गया था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव साहब ने अध्यक्षीय भाषण के रूप में इस भाषण को तैयार किया था। ठीक है, अध्यक्षीय भाषण देने के लिए। लेकिन यह जो भाषण था यह काफी अधिक क्रांतिकारी दृष्टिकोण से बाबा साहेब के द्वारा लिखा गया था। इस वजह से इस कार्यक्रम को ही स्थगित कर दिया गया था कि कहीं यह भाषण पढ़ने से बहुत बड़ा जो है, उस समय में चूंकि 1936 की बात है, अभी हम लोगों को संपूर्ण रूप से आज़ादी मिली भी नहीं थी, बहुत अधिक क्रांति हो रहा था। अगर उस समय में जाति पाति का बात हो जाता तो जाति पाति में लोग बढ़ जाते और हमारा जो आज़ादी की हमारी आज़ादी की जो लड़ाई थी वो शायद उतनी जो है मजबूत नहीं हो पाती। इस वजह से, इस भाषण के वजह से ही जो है इस जाति पाति तोड़क मंडल के लाहौर वाले अधिवेशन को ही स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि यह भाषण तो दिया नहीं गया, लेकिन बाद में इसी भाषण को बाबा साहेब अंबेडकर ने, ठीक है, एक स्वतंत्र पुस्तिका बना दिया। ठीक है, उस पुस्तिका का ही कुछ अंश आपको इस चैप्टर में मिलेगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, परेशानी जो भी आपको हो रही होगी आप कमेंट में जा करके लिखेंगे। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा देंगे, ताकि आपको जब अगली वीडियो हम अपने चैनल पर डालेंगे तो उसका सही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सही समय पर उस वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे हम YouTube पर ही लाइव ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराएंगे आकर के। ठीक है, तो आप सबको तैयार रहना है और अधिक से अधिक संख्या बना करके देखना है लाइव सेशन को। ठीक है, तो चलिए, अब है कि इस चैप्टर पर वीडियो थोड़ी लंबी होगी। इस चैप्टर को मैं आज पूरा तो नहीं करूँगा। ठीक है, इसको 2 पार्ट में बांटूंगा। आज तो पूरा नहीं करूँगा, कुछ भाग इस चैप्टर का अगले वीडियो में आपको मिलेगा। इस वीडियो में मैंने आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया और यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव आने वाला था
उस ऑब्जेक्टिव के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले इस कहानी को हम जान लेते हैं। ठीक है, इस कहानी को मैं पढ़ रहा हूँ, आप भली भांति आराम से ध्यान केंद्रित करके सुनेंगे। ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर का लिखा हुआ है, एक तरह का भाषण है, भाषण का ही एक अंश है, समझ लीजिए आप। ठीक है, और इसमें उन्होंने क्या क्या कहा था, जाति पाति से उन्हें किस प्रकार की शिकायत है। ठीक है, चूँकि बाबा साहेब अम्बेडकर जो हैं वो जाति के वजह से उन्हें बहुत अधिक जो है प्रताड़ना मिली थी, उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया था। ठीक है, उन्हें हीन दृष्टि से देखा जा रहा था, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत पढ़े लिखे इंसान थे और उन्हें इस हीनता से बहुत अधिक परेशानी होती थी, समस्या होती थी। वे यूँ कह लीजिए कि दुखी रहते थे, तो अपने दुख में ही वे जो है इस भाषण को लिखे हैं। आइए हम लोग इस भाषण को पढ़ते हैं, जानते हैं इसमें वे क्या कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में, यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार, यह एक आधार, ठीक है, यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में, ठीक है, ये आपका पहला तर्क है। आगे आपको क्वेश्चन आएगा कि जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो आपको पहला तर्क यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, वे क्या तर्क देते हैं? वे कहते हैं कि आधुनिक समाज में भी कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं कि यह विडंबना की, विडंबना मतलब आप दुख कह लीजिए, इसका मतलब क्या होता है? दुख। अंबेडकर साहब कहते हैं यह बहुत दुख की बात है, बहुत पीड़ादायक बात है यह कि आज इस जमाने में भी जातिवाद के बहुत सारे पोषक मिल रहे हैं। जातिवाद के बहुत सारे पोषक हमारे इस समय में मिल रहे हैं। इससे बड़ी और दुख की बात क्या हो सकती है, ऐसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं। चलिए, तो बात क्या है कि जातिवाद के जो पोषक हैं, मतलब जातिवाद के पक्ष में जो बात बोलते हैं, उनका कहना है कि जातिवाद जो है ना, जाति प्रथा, यह जो है यह श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। ठीक है, बुड़बक है कहने वाला। इसलिए क्योंकि श्रम विभाजन का अर्थ हुआ श्रम के आधार पर विभाजन। श्रम विभाजन का क्या अर्थ हुआ? श्रम के आधार पर विभाजन। ठीक है, श्रम विभाजन, इसका क्या मतलब हुआ? श्रम के आधार पर विभाजन। आधार पर श्रम विभाजन, तो श्रम के आधार पर न होना चाहिए। श्रम विभाजन मतलब हुआ कार्य विभाजन, काम के आधार पर विभाजन। ठीक है ना? अरे जब राम को मानो जूता सीने आता है, राम को क्या आता है? जूता सीने मानो आता है, तो राम को जूता सीने आता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि राम हीन हो गया, राम नीच हो गया। यह जूता सीने की कला राम में है, इससे ये नहीं हो जाता है कि वह हीन हो गया, वह नीच हो गया। ठीक है, काम के आधार पर यदि आप श्रम विभाजन करें तब, ठीक है। लेकिन जाति के आधार पर जब विभाजन होता है तो कैसे होता है, देखिए हम आपको बताते हैं। जाति के आधार पर विभाजन ऐसे होता है, ठीक है, कि ये जो मोहन है, ठीक है, यह क्या है? यह चमार है। ठीक है, कहेगा यह जो सोहन है, यह क्या है? तो यह ऋषिदेव है। हम लोग के देहात में उसको क्या कहा जाता है? मुसहर है। ठीक है, कहेगा यह जो क्या कहते हैं, राकेश है, यह राकेश क्या है? डोम है। ठीक है, ऐसा बोलेगा। ठीक है, ये हुआ जाति के आधार पर विभाजन, जो कि बहुत बुरी बात है।
ये क्या है? बहुत बुरी बात है। जाति के आधार पर विभाजन नहीं होना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए कि जिसको क्या कहते हैं, मान लीजिए जिसको दूध का काम अच्छा लगता है वह दूध का काम करे, जिसको जूता सीना अच्छा लगता है वह जूता ही सिए, जिसको क्या कहते हैं दुकान करना अच्छा लगता है वह दुकान ही करे। ये एक बात है, ये आपका कार्य के आधार पर विभाजन है, यह जाति के आधार पर विभाजन नहीं है। लेकिन यह चमार कहना या मुसहर कहना या डोम कहना, यह क्या है? यह जाति के आधार पर विभाजन है। ये गलत बात है। बाबा साहेब का यही कहना था। देखिए, अब मान के चलिए कोई आदमी को दुकान करने में अच्छा लगता है और वह आदमी अगर संजोग से जाति का राम हो, ठीक है, तो फिर इधर ब्राह्मण लोगों का क्या कहना होता है कि उसके दुकान से हम सामान ही नहीं खरीदेंगे, जाओ, ठीक है। काहे? तो ये जाति से राम है। काहे? तो यह जाति से ऋषिदेव है। काहे? तो यह जाति से राउत है, मेहतर है, डोम है, जो कह लीजिए, ठीक है। हम उसके दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे। यही जाति प्रथा के आधार पर विभाजन है और बाबा साहेब इसी का बहुत अधिक विरोध करते थे। इसी बात पर यह पूरा चैप्टर आधारित है। मेरे अंदाज से अब आपको श्रम विभाजन और क्या कहते हैं जाति प्रथा समझ में आ गया होगा यहाँ से कि जाति के आधार पर विभाजन क्या होता है और श्रम के आधार पर विभाजन क्या होता है। मेरे अंदाज से अब समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है ना कि जो लोग जाति को मानते हैं, जाति पाति को मानते हैं, जो लोग जाति पाति पर विश्वास रखते हैं कि यह वो है, यह वो है, वह वो है, ठीक है, उन लोगों का जो है ना जाति पर अपना एक तर्क है। कहेगा क्या कि यह जो है ना जाति के आधार पर विभाजन आवश्यक है क्योंकि यह श्रम विभाजन का ही एक रूप है। मैंने आपको बता दिया मेरे प्यारे मित्रों कि श्रम विभाजन अलग चीज है और जाति विभाजन अलग चीज है। इसलिए आप कभी भी इस उधेड़बुन में नहीं रहिएगा कि यह जाति विभाजन और श्रम विभाजन एक ही होता है। श्रम विभाजन कार्य के आधार पर विभाजन होना चाहिए, जो कि उचित भी है, सही बात है। लेकिन जाति के आधार पर विभाजन जो है यह जाति के आधार पर विभाजन होता है, यह बहुत गलत बात है। इससे जाति जो अपने आप को जो है जैसे कि हरिजन के आधार पर जिसको आप कहते हैं, जो हरिजन है, उन्हें इस बात से बहुत कष्ट होता है, वे दुखी होते हैं इस बात से क्योंकि उन्हें हीन जाति कहा जाता है। चलिए ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पोषक तत्व, अगला इसमें अगली बात क्या है उस पर हम बात करते हैं। हम लोग यहाँ तक कर दिए थे। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है। बाबा साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि वे जो कहते हैं कि सभ्य समाज, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इसमें बाबा साहब क्या आपत्तिजनक बात बताते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि इसमें सबसे पहला आपत्तिजनक बात तो यही है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं, ठीक है ना। जाति प्रथा का सबसे बड़ा आपत्तिजनक बात क्या है, देखिए कि जाति प्रथा जो है यह श्रम विभाजन तो कर ही देता है, ठीक है ना, श्रम विभाजन तो कर ही देता है। लेकिन बड़ी बात क्या है ना, ये श्रमिकों का भी विभाजन कर देता है, ठीक है ना। जाति प्रथा के आधार पर श्रमिक का विभाजन मतलब काम करने वाला, श्रमिक का विभाजन क्या हुआ मतलब काम करने वाला। हम लोग यहाँ तक आज पढ़ लेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया होगा, वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। जाति प्रथा का सबसे बड़ा आपत्तिजनक बात क्या है कि यह जाति श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक का भी विभाजन कर देता है। मतलब काम का को बांटते बांटते जो है यह आदमी को भी बांट देता है, और आदमी अगर एक दूसरे में ही बट जाए तो फिर वह अच्छी बात नहीं है। सबसे बड़ा आपत्तिजनक बात तो यही है। दूसरी बात, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। बाबा साहब कहते हैं कि चलिए एक बात है कि श्रम विभाजन जो है यह बहुत आवश्यक चीज़ है। कार्य अगर सही ढंग से नहीं बांटा जाएगा सही लोगों में तो कार्य ठीक से नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कार्य का विभाजन तो होना ही चाहिए। लेकिन किसी भी अच्छे समाज में कार्य का विभाजन का जो व्यवस्था है
वह श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। ठीक है, मतलब कि कार्य का जो हम विभाजन करेंगे वह हम इस प्रकार से करें कि जो है उससे श्रमिक के विभिन्न वर्ग में अस्वाभाविक विभाजन नहीं हो जाए। मतलब कि कहीं कार्य का विभाजन करते समय कहीं हमसे ये नहीं हो जाए कि श्रमिक का विभाजन हो जाए। ठीक है, कि जो है राम के लिए जो कार्य पहले से माना जा रहा है वह कार्य हम राम को ही देंगे। ठीक है, और ऋषिदेव के लिए जो कार्य पहले से दिया जा रहा है वह कार्य ऋषिदेव को ही देंगे। तो फिर हमारा जो श्रम विभाजन है वह हमारा जाति विभाजन हो जाएगा। तो इनका कहना है कि श्रम विभाजन जरूरी है, लेकिन इसमें श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं हो जाए, इस बात का पूरा ध्यान रहना चाहिए। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो विश्व के किसी समाज में नहीं पाया जाता है। बाबा साहब का कहना है कि जाति प्रथा जो है यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता कह लीजिए कि सबसे बड़ा कमी कह लीजिए ये है कि यह जो है श्रमिक का ही विभाजन नहीं कर देती है। श्रमिक का अस्वाभाविक विभाजन तो कर ही देती है, इसके साथ साथ श्रमिकों को ऊंच नीच भी करार देती है कि फलना ऊंच जाति का है फलना नीच जाति का है। ठीक है ना, इसका भी यह कर देती है। यह जो है हमारे यहाँ के जाति प्रथा की सबसे बड़ी कह लीजिए कि कमी है, जो कि पूरे दुनिया के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। इसलिए डॉक्टर साहब इस बात से बहुत अधिक दुखी रहते थे। चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा? हमारे द्वारा बताई गई बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखिएगा। और आपने यदि अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें नया वाला। ठीक है, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक काम करिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी 10th क्लास के स्टूडेंट को इससे लाभ हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पुनः हम अगले वीडियो में जाति प्रथा के अगले कड़ी को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।